Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 6 of class 12th Political Science, Contemporary World and Politics. And the name of chapter is International Organization. इस चैप्टर के अंदर हमने ये पढ़ना है कि वो कौन सी संस्थाएं हैं जो पूरे देशों को एक साथ दुनिया भर के सभी देशों पे अपना कंट्रोल बना के रखती हैं और वो कौन देश है जो उनमें डोमिनेट करते हैं इन टर्म ऑफ मसल पावर एंड एज वेल एज ऑफ मनी पावर. सो लेट अस स्टार्ट. वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहली हेडिंग यही है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत क्या है. देखिए, कोई भी एक देश दूसरे देश के ऊपर डोमिनेट ना करे, मतलब पावरफुल कभी भी जो पावरफुल नहीं है उसके ऊपर डोमिनेट ना करे, इसीलिए कोई एक ऐसा संस्था चाहिए ताकि वो सबको क्या कर सके, मैनेज कर सके. सो लेट अस स्टार्ट. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नॉट वर्क फॉर वन कंट्री, इट वर्क्स फॉर ऑल द कंट्रीज. वो सभी देशों के लिए काम करता है. सम सिचुएशंस आर वेरी बिग दैट वन कंट्री कैन नॉट डील विद इट. इन दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प ईच अदर. ग्लोबल वार्मिंग, एपिडेमिक्स, टेररिज्म, etc. कुछ इशू ऐसे होते हैं जिस पे एक देश मिलके अकेला काम नहीं कर सकता, तो उस पर बहुत सारी इंटरनेशनल संस्थाओं की ज़रूरत पड़ती है. जैसे कुछ इशू क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के, एपिडेमिक्स जो होते हैं जैसे कोविड-19 था, टेररिज्म, etc. टू हेल्प इन वॉर्स, पीस एंड सॉल्व कंट्रोवर्सी अमंग डिफरेंट कंट्रीज़. जो देशों के बीच में कंट्रोवर्शियल इशू है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं या और भी जो मसले हैं टेररिज्म से रिलेटेड या बाउंड्रीज से रिलेटेड, रिवर से रिलेटेड, तो उन सबको एक इंटरनेशनल संस्था क्या करती है, उसको सॉल्व आउट करती है. ये IT है, इसको कर देते हैं करेक्ट. इवोल्यूशन ऑफ द UN. आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेके 1918 तक चला था. लीग ऑफ नेशंस वाज बोर्न बट इट कुड नॉट स्टॉप वर्ल्ड वॉर 2. लीग ऑफ नेशंस तो बनाई गई थी शांति के लिए, पर वो विश्व युद्ध 2 को जो 1939 से 1945 तक चला था उसको रोक नहीं पाई. इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939-1945 मैनी मोर पीपल्स डाइड एंड वर वाउंडेड इन दिस. हमने पढ़ा था पहले चैप्टर में बफ और जिग. बफ में कौन था, ब्रिटेन, USA, USSR, फ्रांस, ये हमारी अलाइड थी. और एक्सिस फोर्सेस कौन थी, जापान, इटली एंड जर्मनी, ये एक तरफ थे. सो लेट अस कंटिन्यू. पीपल डाइड एंड वर वाउंडेड इन दिस वॉर. लोगों की इसमें मृत्यु हुई और कुछ लोग दिव्यांग भी हो गए. देन एवर बिफोर. इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को क्षति पहुंची हो. देन UN वॉज फाउंडेड एज अ सक्सेसर टू द लीग ऑफ नेशन. और UN को किसका सक्सेसर माना गया, किसका वंशज माना गया, लीग ऑफ नेशन का. फिर UN बना. 24 अक्टूबर 1945 को इसका फॉर्मेशन हुआ. इंडिया ने साइन किया इसको 30 अक्टूबर 1945. UN बना क्यों था, टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स, ताकि जो दुनिया भर के देशों में आपस के बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको सॉल्व किया जा सके. टू शो कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स. राज्य एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, एक दूसरे के मतलब जो देश हैं जैसे हम पाकिस्तान इंडिया के साथ कोऑपरेट करें, इंडिया पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, चाइना, या इस तरह दुनिया भर के सभी देश आपस में मिलजुल के रहें और शांति बनाए रखें. इफ़ इट वाज बाउंडेड टू वॉर इन एनी कंट्री देन टू ओवरकम द लिमिट्स ऑफ एनिमीज़. और ये इसलिए बनाया गया था ताकि वॉर्स ना हो, और अगर हो रहे हैं तो जो एनिमी है, जो दुश्मन पक्ष है, उसकी ताकत को कम कर सकें. ये संस्था इसलिए बनाई गई थी. टू वर्क इन सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन दी वर्ल्ड. ताकि दुनिया भर में आर्थिक, सामाजिक और डेवलपमेंट हो, ताकि क्या किया जा सके, सबका इक्वल विकास हो सके. टू हेल्प इन एपिडेमिक एंड एनी क्राइसिस इन द वर्ल्ड. और अगर दुनिया भर में कोई किसी तरह का संकट है या दुनिया किसी संकट से जूझ रही है तो उसमें एक दूसरे की मदद कर सके. जैसे कोविड-19 में UN ने फंड दिए थे इंडिया को. एट प्रजेंट UN हैव 192+1. साउथ सुडान रिसेंटली इसमें ऐड हुआ. ये कंपटीशन का क्वेश्चन है और वन वर्ड का भी आपका याद रखिएगा, हाल ही में इसने ज्वाइन किया. मेंबर स्टेट्स ऑल मेंबर्स हैव 1 वोट ईच. और हर किसी के वोट की एक इक्वल वैल्यू है. इन दी UN सिक्योरिटी काउंसिल 5 परमानेंट मेंबर हैं उसके, ठीक है, USA, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, ये इनके 5 परमानेंट मेंबर है और 10 इसके नॉन परमानेंट मेंबर है जो हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं, फिर वो रिटायर होते हैं. याद रखिएगा, कभी भी कंटिन्यूस 2 साल के लिए नहीं मतलब 2 साल के लिए हो गया टर्म पूरा, आज हो रहा है मान लीजिए, और ये नहीं कि कल को फिर 2 साल के लिए चुना जा सकता है, नहीं, उसको बीच में कुछ गैप रखना पड़ेगा, फिर वो चुना जाएगा. और इनके पास वीटो पावर भी होती है 5 परमानेंट मेंबर्स के पास. अगर किसी एक ने भी किसी चीज़ को ना कर दिया तो वो बिल पास नहीं हो सकता. कहने का मतलब है 4 देश फेवर में है पर चाइना ने मना कर दिया तो वो वीटो हो जाएगा, वो विड्रॉ करना पड़ेगा.
सेक्रेटरी जनरल इज द हेड ऑफ यूएन, यूएन के सेक्रेटरी जनरल प्रेजेंट में कौन है? एंटोनियो गुटरेस फ्रॉम 1 जनवरी 2017 से अब तक, और ये कहाँ के हैं? पोर्टुगीज के हैं। रिफॉर्म्स ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वार, जब ये कोल्ड वार हुआ था, हमने पढ़ा था क्यूबा मिसाइल क्राइसिस चैप्टर 1 की फर्स्ट की वीडियो में, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। Reform of the organization structure and process. The biggest discussion has been on the functioning of the Security Council and demand for an increase in the Security Council permanent and non-permanent membership. कोल्ड वार के दौरान से ही ये मांग उठने लगी कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूएन की, जिसमें सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर हैं, उन संख्या को बढ़ाया जाए, और ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर 2 साल के लिए बनते हैं, इस संख्या को भी बढ़ाया जाए और इनका टेन्यूर भी बढ़ाया जाए। Reviewing of the issue that falls in the jurisdiction the organization, some countries and experts want to development to work in peace and security mission, other wants to development and humanitarian work। और कुछ लोग क्या चाहते हैं कि भाई दुनिया भर में विकास हो और दुनिया भर के देश आपस में एक दूसरे के साथ तरक्की करें, इसीलिए ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं ताकि देशों के बीच के जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको दूर किया जा सके। चेंजेस आफ्टर द कोल्ड वार के बाद चेंजेस क्या क्या है? लेट अस रीड। द सोवियत यूनियन हैज़ कोलैप्स्ड, हमें पता था 1991 में ये कोलैप्स हो गया था, और यूएसएसआर से जो 14+1 थे, 14 देश अलग हो गए थे, जिन्हें हम सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब देश निकले थे। द यूएस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर, दुनिया में बस एक ही वर्ल्ड सुपर पावर बची थी, दैट इज़ यूएसए, क्योंकि यूएसएसआर तो बहुत ज़्यादा विखंडन ही हो गया था उसका। द रिलेशनशिप बिटवीन रशिया एंड द सक्सेसर टू द सोवियत यूनियन एंड द यूएस इज़ मच मोर कोऑपरेटिव। रशिया यूएसएसआर का सक्सेसर के रूप में आया, क्योंकि रशिया सबसे बड़ा था यूएसएसआर के संगठन में, और रशिया के ही पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी थे। एंड द यूएस इज़ मच मोर कोऑपरेटिव, और रशिया के साथ यूएसए के अच्छे रिलेशंस थे। चाइना इज़ फास्ट इमर्जिंग एज अ ग्रेट पावर, इंडिया आल्सो इज़ ग्रोइंग रैपिडली। चाइना भी तेज़ी से तरक्की कर रहा है और भारत भी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। हम देख ही रहे हैं हमारे दोनों देशों के जीडीपी बढ़ रहे हैं, पर अगर हम कंपैरिजन करें चाइना के जीडीपी का इंडिया के जीडीपी से, तो चाइना हमसे बहुत आगे है। द इकोनॉमीज ऑफ एशिया आर ग्रोइंग एट एन अनप्रेसिडेंटेड रेट, और चाइना और मतलब जो एशियन देश हैं उनकी जो इकोनॉमीज़ है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रही है। मैनी न्यू कंट्रीज हैव जॉइन द यूएन, यूएन के बहुत सारे नए देश मेंबर भी बने हैं। अ होल न्यू सेट ऑफ चैलेंज कन्फ्रंट द वर्ल्ड, जीनोसाइड, सिविल वॉर, टेररिज्म, न्यूक्लियर proliferation, climate change, environment degradation and epidemics. These are the problems which UN have to be deal. UN को डील करना है जिन समस्याओं से जो आज दुनिया भर में कॉमन समस्याएं हो गई हैं। Reform of structure and process. In 1992, the UN General Assembly adopted a resolution and hand-free main complaints. ठीक है, उन्होंने एक मतलब कि अपना वो बनाया जनरल असेंबली, जिसमें क्या होगा कि भाई देश आपस में एक दूसरे के साथ अगर कोई कन्फ्लिक्ट है उस पर चर्चा कर सकते हैं और अपने मसलों को सुलझा सकते हैं। सो लेट अस रीड फर्स्ट पॉइंट। द सिक्योरिटी काउंसिल नो लॉन्गर रिप्रेजेंट कंटेम्प्ररी पॉलिटिक्स रियलिटीज़। अब मतलब कि जो ये 5 परमानेंट मेंबर हैं इनका मेन दखल नहीं होगा किसी भी चीज़ में, दुनिया भर के देश आपस में अपनी सॉवरेनिटी पे कंट्रोल करेंगे। इट डिसीजंस रिफ्लेक्ट ओनली वेस्टर्न वैल्यूज़, और जो अधिकतर यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के डिसीजंस होते थे वो वेस्टर्न आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते थे। इट लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन, और यहाँ पे 5 परमानेंट मेंबर को तो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना दिया, बाकी सबका क्या होगा? ये भी एक सब अपने आप में सवाल था। तो यानी ये तो फिर भेदभाव वाली बात हो गई ना कि आपने 5 को तो सब कुछ दे दिया है और सबके पास कुछ भी नहीं है। On second point, on January 1st, 1997, the UN Secretary General Kofi Annan initiated an इंक्वायरी फॉर न्यू परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स दैट फुलफिल। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई भी व्यक्ति जो इसका परमानेंट, कोई भी देश इसका परमानेंट या नॉन परमानेंट मेंबर कब बनेगा? जब वो ये शर्तें पूरी करेगा। शर्तें क्या थी? वो एक मेजर इकोनॉमिक पावर हो, वो एक मेजर मिलिट्री पावर हो, वो यूएन के बजट में कंट्रीब्यूटर करता हो, वो एक बड़ा देश है पॉपुलेशन के संदर्भ में, तब वो कर सकता है। अ नेशन दैट रेस्पेक्ट डेमोक्रेसी हो जहाँ पे, और ह्यूमन राइट्स की कदर हो। अ कंट्री शुड रिप्रेजेंट वर्ल्ड्स डाइवर्सिटी इन टर्म ऑफ जियोग्राफी, इकोनॉमिक सिस्टम एंड कल्चर। अब ये सब चीज़ें इंडिया में भरपूर मात्रा में है और इंडिया इस सब क्वालिफिकेशन को करता है वेरी, पर फिर भी नहीं इंडिया इसका परमानेंट मेंबर बन पा रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना हमेशा ये कह देता है कि इंडिया कश्मीर में ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन कर रहा है और वीटो पावर यूज़ करके हमें परमानेंट मेंबर बनने नहीं दे रहा। सम एक्सपर्ट्स थिंक्स दैट
पावर शुड बी एबोलिश्ड, दिस इज गिवन टू ओनली वन परमानेंट मेंबर। कुछ लोग कहते हैं कि सारी जो वीटो पावर है वो सब कुछ खत्म कर देनी चाहिए, ठीक है। आफ्टर द WW2 द वर्ल्ड वॉर 2 द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज गिवन द प्रिविलेज पोजीशन, और जो सब और यूएसए ये बची थी, सो वे यूएसए और यूएसएसआर दो ही देश थे, या फ्रांस मान लीजिए जो जीता था, या ब्रिटेन था हमारा, यूके था, यही पांच, और या फिर चाइना, यही पांच तो थे जिनको प्रिविलेज दी गई और इसके परमानेंट मेंबर बनाया गया। द नॉन परमानेंट मेंबर सर्व्स फॉर 2 ईयर एंड कैन नॉट बी री इलेक्टेड इमीडिएटली, एकदम तुरंत नहीं वो चुने जा सकते, जब 2 साल का अपना वो टेन्योर पूरा कर लेंगे। वीटो पावर क्या होती है? इन टेकिंग डिसीजन द सिक्योरिटी काउंसिल प्रोसीड बाय वोटिंग, कहने का मतलब है, मैं इसको आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर मान लो हमने ये 5 मेंबर है, यूएसए, यूके, चाइना, फ्रांस, रशिया, अगर इन ये 4 लोग ये 4 देश किसी एक पॉइंट पे एग्री करते हैं, पर चाइना किसी एक पॉइंट उस पॉइंट पे एग्री नहीं करता, तो वो विड्रॉ कर लेगा, और अगर उसने ना कर दिया तो वो बिल पास नहीं हो सकता। एक ने भी अगर मना कर दिया तो वो नहीं माना जाएगा बिल, इसको बोलते हैं वीटो पावर। ज्यूरिडिक्शन देखते हैं, यूएन का ज्यूरिडिक्शन क्या है? एज द यूएन कंप्लीटेड 60 years ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, द हेड ऑफ ऑल द मेंबर स्टेट मीट्स इन 2005 टू सेलिब्रेट द एनिवर्सरी एंड रिव्यू द सिचुएशन। 2005 में जब इसको 60 साल पूरे हो गए, यानी अब इसके 76 ईयर पूरे हो जाएंगे 2021 में, तो इन्होंने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी। तो उसके अंदर इन्होंने क्या किया कि एक तो क्रिएशन ऑफ पीस बिल्डिंग कमीशन, हम एक दूसरे के देश में पीस शांति बनाए रखेंगे। एक्सेप्टेंस ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन केस ऑफ फेलियर ऑफ नेशनल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट देयर ओन सिटीजन फ्रॉम द एरोसिटीज, एक दूसरे देश के नागरिकों की रक्षा करेंगे और अपने देश की सॉवरेंटी को भी बचाएंगे, और अपने देश में इंटरनल डिस्टर्बेंस को क्रिएट नहीं करेंगे, जैसे चाइना और हांगकांग का हो रहा है इस वक्त। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल कॉपरेशन, और उन्होंने यूएन ने ये भी बनाया 19 जून 2006 को, और जिसी का क्या नाम है? एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? हर साल 10 दिसंबर को। एग्रीमेंट टू अचीव द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, और जो एक दूसरे देश के गोल्स है सबको कॉमनली गोल्स डिसाइड करके उन्हें अचीव किया जाएगा। कंडेमनेशन ऑफ टेररिज्म ऑफ ऑल इट्स फॉर्म, और किसी भी तरह का आतंकवाद सहन नहीं होगा, उसको ख़त्म किया जाएगा। क्रिएशन ऑफ अ डेमोक्रेसी फंड्स बनाए जाएंगे यूएन के, ताकि जो लोकतांत्रिक देश आज़ाद हो रहे हैं या जिनको पैसे की ज़रूरत है उनको पैसा दिया जा सके। एन एग्रीमेंट टू वाइंड अप ट्रस्टशिप काउंसिल, और एक एग्रीमेंट तय हुआ ट्रस्टशिप काउंसिल बनाने के लिए। और ये देखिए ये यूएन का फ्लैग है। अब ये जो कॉन्टिनेंट्स यहाँ पे दर्शाए जा रहे हैं, ये कंट्रीज़ को दर्शा रहा है। इन कॉन्टिनेंट्स के जरिए 7 कॉन्टिनेंट है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और ये जो ये पत्ती है ये हमको किस चीज़ से दर्शा रही है? शांति का प्रतीक है, ये यूएन का फ्लैग है। इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म्स, लेट अस रीड इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म्स। इंडिया बिलीव्स दैट अ स्ट्रेंथेंड एंड रिवाइटलाइज्ड यूएन इज डिजायरेबल इन द चेंजिंग वर्ल्ड। इंडिया का ये मानना था कि भाई यूएन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बदलते हुए युग में। इंडिया आल्सो सपोर्ट्स ऑन एन एनहेंस्ड रोल फॉर द यूएन इन प्रमोटिंग डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स, और भारत इसमें हमेशा एक सच्चे दोस्त की तरह, सच्चे भागीदार की तरह आगे बढ़कर आया है, और यूएन के साथ कभी भी उसने किसी भी तरह का छल कपट नहीं किया। इंडिया बिलीव्स दैट डेवलपमेंट शुड बी सेंट्रल to the UN's agenda and as it is a vital precondition for the maintenance of international peace and security। इंडिया का ये मानना था कि भाई जो डेवलपमेंट एजेंडा है उसको एक सेंट्रल कर दिया जाए, मीन टू से कि सभी देशों के ऊपर लागू कर दिया जाए, और उसको मानना पड़ेगा सबको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। इंडिया हैज़ मेजर कंसर्न अबाउट रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया चाहता है कि यूएन के जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, परमानेंट मेंबर्स हैं, उनको रीस्ट्रक्चर किया जाए, उसमें नए मेंबर्स को ऐड किया जाए। इंडिया सपोर्ट्स द रोल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज शुड बी रिप्रेजेंटेड इन सिक्योरिटी काउंसिल इन डिसीजन मेकिंग। जो बड़े देश हैं, जो अभी हमने क्वालिफिकेशन पढ़ी, जो कंडीशंस पढ़ी, जो उसको क्वालिफाई करते हैं, उनको परमिशन मिलना चाहिए उस चीज़ में भागीदार बनने का। इंडिया सपोर्ट्स एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बोथ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर के बढ़ाने के हम हित में है। इंडिया आल्सो वांट टू बिकम अ परमानेंट मेंबर एंड फुलफिल द कंडीशन एज फॉलो। हम कंडीशंस भी फॉलो करते हैं, हम पॉपुलस देश भी हैं, दुनिया में 5वें नंबर की हमारी इकोनॉमी भी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी है, इंडिया इकोनॉमिक पावर के रूप में भी हम इमर्ज हो रहे हैं बन के।
इंडिया इज़ रेगुलर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर, हम रेगुलरली अपना पैसा वहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं यूएन के बजट में। इंडिया सिग्निफाइज अ ग्रोइंग इंपॉर्टेंस इन वर्ल्ड अफेयर, और वर्ल्ड अफेयर्स में हमारी भी बहुत वैल्यू है क्योंकि हमारा भी अच्छा एग्जिस्टेंस है। इंडिया पार्टिसिपेटेड इन ऑल द इनिशिएटिव ऑफ द यूएन, और यूएन के हर किसी कार्य में हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बट सम कंट्रीज डोंट वांट, अब सम कंट्रीज से आप समझ जाइए हम किसकी बात कर रहे हैं, यानी चाइना। सम कंट्रीज डोंट, और एंड पाकिस्तान, सम कंट्रीज डोंट वांट दैट इंडिया बिकम अ वीटो लाइक पाकिस्तान बिकॉज इंडियाज़ न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटीज़, क्योंकि उसको पता है कि इंडिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी हैं और वो इंडिया को कभी भी वीटो पावर, और वो चाइना की गोद में जाके बैठ जाता है और फिर चाइना क्या करता है, वीटो पावर यूज़ करके हमें परमानेंट मेंबर बनने नहीं देता। इफ़ इंडिया इज़ इंक्लूडेड, सम इमर्जिंग पावर ब्राज़ील, जर्मनी, जापान एंड साउथ अफ्रीका विल आल्सो बी अकोमोडेटेड, फिर ये भी कहेंगे कि भाई हमें भी बनाओ। अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव फॉर दे डू नॉट हैव एनी रिप्रेजेंटेशन इन द प्रेजेंट स्ट्रक्चर, इनका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए क्योंकि इनका रिप्रेजेंटेशन अब तक नहीं हुआ है। द यूएन इन द यूनिपोलर वर्ल्ड, यूनिपोलर वर्ल्ड क्या होता है, जिसमें एक ही देश है। अब वो कौन है, यूएसए, और मेजर कंट्रीब्यूटर 22% भी कौन है यूएन जीडीपी का, वो भी यूएसए। फर्स्टली आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, यूएस हैव ओनली सुपर पावर इन द वर्ल्ड, जब यूएसएसआर का विखंडन हो गया था 1991 में, तो दुनिया में एक ही सुपर पावर बची थी, दैट इज यूएसए। इट्स मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर अलाउज इट टू इग्नोर द यूएन, और जो मिलिट्री पावर्स हैं इसकी इकोनॉमिक पावर जो यूएसए की हैं वो क्या करती हैं, कई बार यूएन की बातों को भी नहीं मानती। जैसे हमने देखा था जॉर्ज डब्ल्यू बुश वाले समय में, जब उन्होंने इराक को ज़बरदस्ती कहा था कि वो तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने लग रहा है और उस पर हमला कर दिया था 14 देशों के साथ मिलकर, ये हमने पढ़ा था। यूएसए इज़ द सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर, 22% कंट्रीब्यूट करता है यूएन के बजट में, ये आप याद रखिएगा। यूएन इज़ फिजिकली लोकेटेड विद इन द यूएसए टेरिटरी, और यूएन का हेडक्वार्टर भी कहाँ है, यूएसए में है, तो फिर यूएसए की तो चलनी है हर जगह पे। गिव्स वाशिंगटन एडिशनल सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस, जिससे वाशिंगटन जो यूएसए की कैपिटल है उसका और भी ज़्यादा दबदबा बढ़ जाता है। मैनी यूएस पीपल्स वर्क्स इन द यूएन ब्यूरोक्रेसी, और यूएन की ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारी यूएसए के सिटीजन्स काम करते हैं, तो यानी उन्हें अंदर की भी बातें पता रहती हैं सारी। इन एडिशन विद इट्स वीटो पावर द यूएसए कैन स्टॉप एनी मूव्स दैट अनोइंग और डैमेजिंग टू इट्स इंटरेस्ट, तो यूएसए कब जब चाहे अब यूएन के किसी भी कार्य को जो यूएसए के खिलाफ होगा उसको जब चाहे रोक सकता है। बड़ा आसान है उसके लिए क्योंकि सब कुछ तो वो ही कर रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच, इट इज़ एन इंटरनेशनल एनजीओ इन्वॉल्व्ड इन रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑन ह्यूमन राइट्स, ये संस्था काम करती है इस पे। ग्लोबल मीडियाज अटेंशन ह्यूमन इश्यूज़ की ये बातें करती है और पूरी दुनिया का ध्यान इस पे केंद्रित करती है। इसका हेडक्वार्टर यूएसए में है, और इट हेल्प्स इन कैंपेन टू बैन लैंड माइंस टू स्टॉप द यूज़ ऑफ चाइल्ड लेबर, और चाइल्ड लेबर के यूज को जो बच्चों को काम में लगा दिया जाता है उसके लिए भी ये आवाज़ उठाती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल है, और याद रखिएगा ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1857 में ये बनी थी, यूएन की बॉडी है। इट प्रमोट द पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड टू प्रिवेंट इट्स यूज़ फॉर मिलिट्री पर्पस, और ताकि ये किस पे भी कंट्रोल करती है कि कोई भी देश न्यूक्लियर बॉम्ब्स का यूज मिलिट्री पर्पस के लिए ना करे एक दूसरे के ऊपर हमला करने में। WTO, इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट, अब WTO कब बनी थी, 1995 में, और किसकी सक्सेसर थी ये, कि मतलब इसका पुराना नाम क्या था, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसके 150 मेंबर हैं। यूएसए, यूरोपियन यूनियन, जापान हैव मैनेज टू सेट रूल्स ऑफ ट्रेड टू गेट देयर ओन बेनिफिट्स, और इसमें ये तीनों मेजर कंट्रीब्यूटर और ये अपनी मनमर्जी से नियम कानून बनाते हैं ताकि इनको फ़ायदा मिले। अब जो WTO है ना, हमने देखा भी है और बुक्स में भी, उसका मेन हित डेवलप्ड कंट्रीज़ को ही फ़ायदा पहुंचाने में है। भले ही वो कहते रहें कि हम तो डेवलपिंग के लिए कर रहे हैं, पर डेवलप्ड के लिए ही वो काम करते हैं। द डेवलपिंग कंट्रीज आफ्टर कंप्लेन अबाउट देयर वर्क, वो करती रहती, ओपन कंप्लेन कर भी नहीं सकती, क्या करेंगी बेचारी, क्योंकि उनकी सुनी तो जाएगी नहीं। वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक अमेरिका का, ये अमेरिका का तो फेडरल बैंक है। वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश्ड हुआ 1945 में। इट वर्क्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशनल, हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इन सब पे पैसा खर्च करता है। इट डज नॉट टेक बैक लोन्स फ्रॉम द पुअर, और जो देश बहुत गरीब होते हैं उन पे तो लोन माफ़ भी कर देता है। IMF, ये भी वर्ल्ड बैंक की ब्रांच है। 184 मेंबर्स हैं इसके। इट कंट्रोल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड रेगुलेशन दैट एक्ट एट द इंटरनेशनल लेवल।
और दुनिया भर के देशों में इसका बढ़िया कंट्रोल है। इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। द टॉप 10 कंट्रीज हैव, और जो टॉप 10 देश हैं USA, UK, फ्रांस, रशिया, चाइना, यही सब देश, इनका मेजर कंट्रीब्यूशन है 55%। दे आर दी, और ये G8 के भी मेंबर है। और ये हैं कौन कौन से देश, लेट अस रीड। USA, जापान, जर्मनी, फ्रांस, UK, इटली, कनाडा एंड रशिया, सऊदी अरेबिया एंड चाइना। दीज आर दी नेशंस जो G8 के भी मेंबर हैं और IMF के भी मेंबर हैं। द USA अलोन हैज़ 17.4% वोटिंग राइट। इसके पास 17% वोटिंग राइट है, बताओ इतना ज़्यादा। लेट अस रीड फर्दर। यूनेस्को भी इस UN की एक सब ब्रांच है। द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द UN बेस्ड इन द पेरिस, फ्रांस। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस, फ्रांस में। वन वर्ड में आ सकता है, याद रखिएगा। Its declared purpose is to contribute to promoting international collaboration in education, science and cultural in order to increase universal respect for justice, the rule of law and human rights along with fundamental freedom proclaimed in the United Nations Charter। और जो UN के चार्टर के हिसाब से नियम कानून है उनको सही से लागू करना, इंसानियत का जस्टिस कराना, लोगों पे एजुकेशन और साइंसेज और कल्चर की प्रोटेक्शन करना, इवन इस पे पैसा भी खर्च करना, ये किसकी जिम्मेदारी है, यूनेस्को की। फॉर्मेशन देखते हैं। 4 नवंबर 1946 को बना था। हेडक्वार्टर पेरिस में। हेड डायरेक्टर जनरल होते हैं इसके। और जो कौन है इस वक्त, ऑड्रे ऑज़ले, ये नाम आप याद रखिएगा। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसकी, UN इकोसोक। मेंबर 193 मेंबर इसके हैं, स्टेट्स इसके मेंबर हैं, एंड 11 एसोसिएट्स मेंबर हैं। अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज़ अ लैंडमार्क। और दुनिया भर में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती हैं, जैसे लाल किला या ताजमहल या और भी जो दुनिया भर में साइट्स हैं, उन सबको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित भी कौन करता है, यूनेस्को ही करता है। साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन आल्सो हैविंग कल्चरल, हिस्टोरिकल, साइंटिफिक और अदर फॉर्म ऑफ सिग्निफिकेंस। और इसका दबदबा भी बहुत ज़्यादा है। इज लीगली प्रोटेक्टेड बाय इंटरनेशनल ट्रीटीज। और दुनिया भर के देश इससे कैसे जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज, संधिज के जरिए। एज अ जुलाई 2019 1121 वर्ल्ड हेरिटेज, दुनिया भर में 1121 थी, 869 कल्चरल थी, 230 नेचुरल थी एंड 39 मिक्स्ड थी। इसके हिसाब से वर्ल्ड हेरिटेज संस्था है। यूनेस्को वर्क्स टू असिस्ट कंट्री टू इन्वेस्ट इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव्स। ये दुनिया भर के देश को प्रेरित करता है कि इन चीज़ों में पैसा लगाओ। टू डेवलप नेशनल साइंस पॉलिसीज, टू रिफॉर्म देयर साइंस सिस्टम एंड टू बिल्ड कैपेसिटी टू मॉनिटर एंड इवेलुएट परफॉर्मेंस थ्रू STI इंडिकेटर्स। और इसके हिसाब से ये काम करता है, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव इंडिकेटर्स के हिसाब से ये काम करता है। यूनेस्को एडवांस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड द सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट। यूनेस्को क्या चाहता है कि दुनिया भर में जो जर्नलिस्ट है उनकी रक्षा हो और उन पे कभी भी हमले ना हो, और लोगों को समझाता है कि आप भी उनको प्रोटेक्ट या उनकी हेल्प के लिए आगे आएँ। It also support universal access to information and knowledge through promoting open solution including open educational research resources access for। ये इसका मेन एजेंडा ये भी है कि दुनिया भर के सभी नागरिकों को एजुकेशन मिले, इसीलिए इसने ओपन एजुकेशन की भी बात की है। जो लोग काम पर हैं, जाते हैं और पढ़ना चाहते हैं पर स्कूल नहीं जा सकते, तो वो ओपन एजुकेशन में एडमिशन लेके पेपर दे सकते हैं। यूनेस्को होल्ड्स दैट द वुमेन एंड मैन मस्ट एन्जॉय इक्वल अपॉर्चुनिटीज। यूनेस्को ये चाहता है कि मर्द और महिला को बराबर के अधिकार प्राप्त हो। चॉइसेस, कैपेबिलिटीज, पावर्स एंड नॉलेज एज इक्वल एज सिटीजन। हर और नागरिक के रूप में भी उन्हें बराबर के हक प्रदान हो। इक्विपिंग गर्ल्स एंड बॉयज, वुमेन्स एंड मैंस विद द नॉलेज, वैल्यू, एटीट्यूड एंड स्किल्स टू टैकल जेंडर डिस्पारिटीज। और इन सब समस्याओं पे जो लिंग के भेद होते हैं, इन पे भी वो क्या करती है, काम करती है, और इन सब को दूर करने का वो वर्क करती है। द यूनेस्को कलिंगा प्राइज़ याद रखिएगा, पॉपुलराइज है दुनिया भर में, साइंस के फील्ड में दिया जाता है। इट इज़ एन इंटरनेशनल डिस्टिंक्शंस क्रिएटेड बाय यूनेस्को के द्वारा इन 1951 में। फॉलोइंग डोनेशन फ्रॉम बिजॉय आनंद पेटनेक, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द कलिंगा फाउंडेशन ट्रस्ट। ये इसमें पैसे दे, इन्होंने फंड दिए थे और फाउंडर भी यही हैं। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया भर के मजदूरों के लिए आवाज़ उठाती है। ILO वाज फाउंडेड इन 1919 एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सले में, जो ट्रीटी हुई थी, जो हमने 10th क्लास की वीडियोज़ में पढ़ा था, चैप्टर 3 में हिस्ट्री की, वो वाली ट्रीटी।
ट्रीटी ऑफ वर्सली वाज साइन ऑन 28 जून 1919 आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ फेडरिन आनंद। इनकी हत्या के बाद इनको गुलिटीन कर दिया था, उसके बाद ये ट्रीटी साइन हुई थी। द ILO बिकम द फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी UN इन 1946 में UN की एक स्पेशल एजेंसी कौन बन गई थी? ILO। इट इज़ द ओनली ट्राईपार्टीज UN एजेंसी विच ब्रिंग टुगेदर गवर्नमेंट वर्कर एंड एम्प्लॉयर, जो तीनों को एक साथ लाती हो, दैट इज कॉल्ड ILO। एट कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ILO। द ILO हैज़ टू मेन डिसीजन मेकिंग बॉडीज़, दो हैं, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस और वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ लेबर। ये इन मजदूरों संघ के लिए, दुनिया भर में जो मजदूर हैं उनके हक की बात करती है ये संस्था। द गवर्निंग बॉडी, जिसको हम क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव कहते हैं, इसमें एक ये होती है। इन ईच ऑफ द टू बॉडीज़, इन दोनों बॉडीज़ के अंदर नेशनल गवर्नमेंट होल्ड हाफ ऑफ द सीट्स, नेशनल गवर्नमेंट की, देश की सरकारों की आधी सीट्स होती हैं। एंड एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स की 25% सीट होती है और वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशंस की 25% सीट्स होती हैं। 1/4 ईच ऑफ द वोटिंग पावर, और हर किसी के 25% वोट डालने के अधिकार हैं। द फीचर ऑफ ट्राई पार्टी रिप्रेजेंटेशन इज़ टू एंश्योर दैट, ये किस लिए किया गया है? ताकि हर किसी का रिप्रेजेंटेशन हो सके, सरकार का भी, एम्प्लॉयर का भी और वर्कर का भी। रिफ्लेक्टेड इन लेबर स्टैंडर्ड एंड शेपिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, ताकि अगर कुछ गलत है तो मजदूर भी आवाज़ उठा सके और मालिक का कुछ गलत हो रहा है तो वो भी आवाज़ उठा सके। अल्बर्ट थॉमस, अ फ्रेंच सोशलिस्ट, वाज फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ ILO। पहले डायरेक्टर कौन थे? अल्बर्ट थॉमस। ये आप याद रखिएगा, 1 वर्ड का क्वेश्चन। बेसिक गोल्स ऑफ द मिशन ऑफ ILO क्यों बनाया गया था? क्रिएटिंग मोर एंड बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो, रेस्पेक्टिंग एंड लीगली प्रोटेक्टिंग वर्कर्स के अधिकारों को प्रोटेक्ट करना, बिल्डिंग एंड एक्सपेंडिंग सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स को डेवलप करना, प्रोमोटिंग द सोशल डायलॉग बिटवीन एम्प्लॉयर एंड ट्रेड यूनियन के बीच में अच्छे संबंध बनाना, ये भी किसकी जिम्मेदारी है? ILO की। कन्वेंशंस पढ़ते हैं इसके। द ILO गवर्निंग बॉडी हैज़ आइडेंटिफाइड 8 कन्वेंशंस, 8 उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं कि 8 काम, ये जो 8 काम है ये हमने करने हैं। कवरिंग सब्जेक्ट्स दैट आर कंसिडर्ड एज फंडामेंटल प्रिंसिपल, सो लेट अस रीड दोज 8। द राइट टू इस्टेब्लिश फ्री एंड इंडिपेंडेंट वर्कर्स एंड एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयर्स भी अपनी संस्थाएं बना सकते हैं और जो अगर वर्कर्स उनको परेशान कर रहे हैं तो उसके लिए वो आवाज़ उठा सकते हैं, और वर्कर्स भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं अगर एम्प्लॉयर उन्हें परेशान कर रहे हैं। द राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग, एक दूसरे से सही से बार्गेनिंग करेंगे। द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड एंड कंपलसरी लेबर, जो बंधुआ मजदूर होती है या जो किसी भी तरीका का ज़बरदस्ती एक्सप्लॉयटेशन है उसको ख़त्म करने के लिए काम करती है। चाइल्ड लेबर को एबॉलिश करती है। इक्वल रिम्यूनरेशन देती है मैन और वुमेन को, मतलब ये नहीं कि अगर मैन और वुमेन बराबर काम कर रहे हैं तो मैन को ज़्यादा पैसा और वुमेन को कम, ऐसा नहीं। These principles and rights are also covered in the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work of 1998 में भी ILO ने इस बात को बताया है, जो उनके वर्ल्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। They are viewed as enabling standards, ठीक है। Respecting them is viewed as precondition for the application of all remaining ILO नॉर्म्स, और ILO के सारे नॉर्म्स के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन उनका सही से इम्प्लीमेंटेशन हो, ये पक्का भी ये करता है। रिपोर्ट्स एंड जनरल्स ऑफ ILO, अब कौन कौन सी रिपोर्ट ILO इशू करती है? 1 वर्ड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोबल वेजेस रिपोर्ट, द वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, द वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी रिपोर्ट। ये तीनों PCS या UPSC के एग्जाम्स के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, आप इन तीनों को याद रखिएगा, पूछ सकता है, इस तरह की क्वेश्चंस पूछता है UPSC में भी और PCS लेवल में भी, याद रखिएगा ये तीनों। ILO's पीरियडिकली पब्लिकेशंस आर दी क्वार्टरली जनरल इंटरनेशनल लेबर रिव्यू, और ये हर साल वो हर क्वार्टर में इशू करता है, जिसको क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल लेबर रिव्यू। अब पढ़ते हैं WHO के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN की ये है, रेस्पॉन्सिबल किस लिए? इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? टेड्रोस एडहानोम, हेड कौन है इसके इस वक्त? टेड्रोस एडहानोम। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जिनेवा स्विट्जरलैंड। बनी थी कब? 7 अप्रैल 1948 को। किसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की। फाउंडर कौन कौन है WHO का? USA, UK, टर्की, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्राज़ील, कनाडा एंड ETC। ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखिएगा। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो हमें जल्दी करना पड़ेगा। ये फंक्शंस ऑफ WHO के काम क्या क्या हैं?
WHO स्ट्राइव्स टू रिमूव हेल्थ प्रॉब्लम्स, दुनिया भर में जो हेल्थ से या एपिडेमिक से रिलेटेड समस्याएं होती हैं उनको दूर करने की जिम्मेदारी इसकी है। इट मेक्स पीपल हेल्थ कॉन्शियस इन दी वर्ल्ड, और दुनिया भर में लोगों को जागरूक बनाती है कि साफ़ सफाई रखें और हेल्थ का ध्यान रखें अपनी। इट हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सर्विसेज, और हेल्थ सर्विसेज दुनिया भर के स्पेशली डेवलपिंग देशों में अच्छी करने की जिम्मेदारी भी WHO की है। इट मॉनिटर्स हेल्थ रिलेटेड का एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल करके रखता है और रूल्स बनाता है। इट ट्राइज टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्टिशियस डिजीज़, और जो फैलने वाले डिजीज़ होते हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए भी ये तत्पर है। इट क्रिएट्स अ टीम ऑफ ट्रेन डॉक्टर टू हेल्प विद हेल्थ रिलेटेड टास्क, जो लोग हेल्थ की समस्याओं से संबंधित हैं उनके लिए ये डॉक्टर्स की टीम भी बनाती है, जो इसके मेंबर देश हैं वहाँ से बुलाती है डॉक्टर्स को और फिर उनका इलाज करवाती है। वैक्सीनेशन ऑफ BCG, जो बच्चों को लगता है टीका, 1950 में WHO ने शुरू किया था और उसके लिए दुनिया भर के डेवलपिंग देशों को पैसा देती है। WHO सीक्स टू प्रिवेंट डिजीज सच एज मलेरिया, इन्फेक्टिशियस डिजीज एंड स्मॉल पॉक्स, इनको ख़त्म करने के लिए WHO बहुत फंड खर्च करती है इन डिजीज़ को, मलेरिया, इन्फेक्टिशियस डिजीज एंड स्मॉल पॉक्स। इट हेल्प्स इन हेल्थ रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी को भी अच्छा करने में नई नई मशीनों के डेवलपमेंट में पैसा खर्च करती है ताकि और लोगों का अच्छा इलाज हो सके। द WHO प्रमोट साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल ग्रुप टू डेवलप हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, और इस सरकारी संस्थाएं जो हेल्थ से संबंधित हैं, जो स्वास्थ्य से संबंधित हैं, उनको ये प्रमोट करती है। WHO आल्सो फोकस ऑन ऑल दोज एनवायरमेंटल रिलेटेड कॉज दैट इफेक्ट हेल्थ, और उन सब इश्यूज़ पे जैसे ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, इन सब पे भी ये काम करती है जो हेल्थ को इफेक्ट करती हैं चीज़ें। WHO प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन एंडिंग स्मॉल पॉक्स लाइक इलनेस, और इन सब को ख़त्म करने में भी WHO एक मेजर रोल प्ले करती है। इट ट्राई टू प्रिवेंट डिजीज़ लाइक एड्स, एबोला एंड TB, और इन सब डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए भी WHO बहुत फंड्स खर्च करती है। इट ट्राई टू प्रिवेंट डिजीज़ लाइक एड्स, एबोला, एड्स डे याद रखिएगा 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट कौन इशू करता है? WHO, यू हैव टू रिमेंबर दिस। द अटेनमेंट बाय ऑल पीपल ऑफ द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ, दुनिया भर के नागरिकों की सबका स्वास्थ्य अच्छा हो उसके लिए भी ये हमेशा काम करता आया है। देखिए मेन WHO का फोकस ये है कि भाई दुनिया भर के जो डेवलपिंग देश है जहाँ पे हेल्थ इशू ख़राब है वहाँ पे पैसा दिया जाए और पैसे को खर्च करके उन लोगों का विकास भी किया जाए। यूनिसेफ कब बना था? 11 दिसंबर 1946 को। यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड्स इमरजेंसी फंड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आल्सो यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये चाइल्ड्स के लिए काम करती है। यूनिसेफ वाज क्रिएटेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये बनी थी टू प्रोवाइड फूड एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ फॉर चिल्ड्रन एंड मदर, जो वॉर से प्रभावित थे उन लोगों के लिए। इन 1953 इट बिकम अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन की परमानेंट मेंबर बन गई, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? UN, न्यूयॉर्क में। और फंक्शंस क्या हैं यूनिसेफ के? लेट अस रीड। यूनिसेफ वाज इस्टेब्लिश टू प्रोवाइड फैसिलिटीज सच एज फूड, हेल्थ, प्रोटेक्शन ऑफ टू चिल्ड्रन ऑल ओवर दी वर्ल्ड, दुनिया भर के देशों में सभी बच्चों का सही से देखभाल हो और उनका किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ये पक्का करना इसकी जिम्मेदारी है। इट स्टार्टेड वर्किंग इन इंडिया इन 1949 में, उसने भारत में काम करना शुरू किया। इसको नोबेल प्राइज़ मिला 1965 में। यूनिसेफ सीक्स टू एड्रेस प्रॉब्लम्स लाइक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्ड लेबर, एट्रोसिटीज़, और इन सब को ख़त्म करने के लिए भी यूनिसेफ हमेशा काम करती आई है। यूनिसेफ प्रमोट्स चिल्ड्रन एजुकेशन को भी ये प्रमोट करती है। इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन, नेशनलिटी ETC, और इस चीज़ के ऊपर ये किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करती है कि तू तो गोरा है या काला है, हम तेरे को इलाज नहीं करेंगे, ऐसा, या इस धर्म का है या उस धर्म का है, ऐसा यूनिसेफ का कोई एजेंडा नहीं है। यूनिसेफ सबको ह्यूमन बीइंग मानती है, और अगर कोई व्यक्ति बीमार है और यूनिसेफ के लोग वहाँ पे हैं तो वो उसका इलाज करते हैं या उस देश में काम करते हैं। यूनिसेफ आल्सो प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर वैक्सीनेशंस, HIV, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स ETC फॉर द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन एंड मदर्स, और इन सब के लिए भी, बच्चों के विकास के लिए और बच्चों की माँओं के विकास के लिए भी ये पैसा खर्च करती है। इट इज़ ऑपरेटिंग इन 193 कंट्रीज़, और ये दुनिया भर के 193 देशों में इस वक्त ऑपरेट कर रही है। तो गाइज़ उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपकी किसी तरह की कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका आंसर देने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे।
धन्यवाद गाइस।